हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल की इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेज में हम लोग सहचर गुणधर्म के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था कि क्रमविनीय गुणधर्म वास्तव में होती क्या है, और क्रमविनीय गुणधर्म से संबंधित विभिन्न संख्याओं के लिए, विभिन्न संख्याओं की गणितीय संक्रिया के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को क्रमविनीय गुणधर्म बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के आधार पर सहचर गुणधर्म को समझने वाले हैं, विभिन्न संख्याओं के गणितीय संक्रिया को लेकर। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट एंड तक आप लोग जरूर बनी रहिएगा, तभी जाकर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो दोस्तों आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने हम टॉपिक को। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके सामने मैंने यहाँ पर सहचर गुणधर्म से संबंधित एक परिभाषा को लिखा है, और हम लोग दोस्तों इसी परिभाषा के माध्यम से सहचर गुणधर्म को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि सहचर गुणधर्म की परिभाषा वास्तव में होती क्या है, और इस परिभाषा को ही दोस्तों हम लोग ध्यान में रखकर इसको गुणधर्मों को हम समझेंगे, और ये संक्रियाओं के प्रयोग से हम लोग विभिन्न संख्याओं के लिए इसके सहचरता को देखने का प्रयास करेंगे कि किन किन संख्याओं के गणितीय संक्रिया के लिए यह सहचर गुणधर्म कार्य करता है या फिर नहीं करता है। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सहचर गुणधर्म की जो परिभाषा है कुछ इस प्रकार से कहा गया है यहाँ पर कि जब किसी संख्या समूह में, ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि संख्या समूह का मतलब होता है कि जो आप संख्या ले रहे हैं, जैसे कि आप पूर्ण संख्या ले रहे हैं तो पूर्ण संख्या का समूह, अगर आप परिमेय संख्या ले रहे हैं तो परिमेय संख्या का समूह, अगर आप अपरिमेय संख्या ले रहे हैं तो अपरिमेय संख्या का समूह, पूर्णांक संख्या ले रहे हैं तो पूर्णांक संख्या का समूह, प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं प्राकृतिक संख्या का समूह, मतलब जो भी आपने संख्या लिया उस संख्या के समूह की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात उस समूह में वही संख्या आएंगे जो संख्या आपके उस समूह की सदस्य होंगी। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं कि संख्या समूह में सम्मिलित किन्हीं तीन संख्याओं में से, क्या बताया, किन्हीं तीन संख्याओं में से, तो कौन सी संख्या, जो संख्या समूह आपने लिया है, यानी आप अगर आपने पूर्ण संख्या लिया है तो जो तीन संख्या आएंगी आपके वो पूर्ण संख्या के ही आएंगी, ऐसा नहीं कि पूर्णांक संख्या के आएंगी। अगर आपने परिमेय संख्या लिया है तो परिमेय संख्या के ही तीन संख्या आएंगी। अगर आपने अपरिमेय संख्या लिया है तो तीन संख्या जो है आपका वो अपरिमेय संख्या समूह से ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कितनी संख्याओं के लिए, तीन संख्याओं के लिए। क्रमविनीय नियम हम कितनी संख्याओं के लिए बात करते थे, दो संख्याओं के लिए। तो यहाँ पर जो तीन संख्या है इसे संबंधित हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो तीन संख्याओं में से पहली का दूसरी के साथ, ठीक है, मतलब तीन संख्याओं में कोई एक संख्या है पहली, फिर कोई एक संख्या है दूसरी, तो पहली का दूसरी संख्या के साथ गणितीय संक्रिया। तो दोस्तों आप इन गणितीय संक्रिया का मतलब समझ सकते हैं, या तो जोड़, या तो व्याकरण यानी घटाओ, या फिर गुणा, या फिर भाग। यानी आप गणितीय संक्रिया में चारों में से किसी एक को ले सकते हैं। आपका गणितीय संक्रिया अगर योग का होगा तो योग का सहचर गुणधर्म, अगर घटाओ का होगा तो घटाओ का सहचर गुणधर्म, अगर गुणा का होगा तो गुणा का, और भाग का होगा तो भाग का सहचर गुणधर्म। तो मैंने आपको अलग अलग दोस्तों सहचर गणितीय संक्रिया के लिए यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखा है, हमने डायरेक्ट एक ऐसा परिभाषा दिया है जो इस परिभाषा के माध्यम से ही आप लोग सभी संख्याओं के लिए सहचर गुणधर्म के लिए क्या कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चार गणितीय संक्रिया क्या किया है, इसमें डाल दिया है। तो क्या बोला है आपका, पहली का दूसरी के साथ गणितीय संक्रिया करके फिर तीसरी संख्या के साथ वही गणितीय संक्रिया की जाती है। मतलब जो आपने पहला संक्रिया पहली और दूसरी संख्या के साथ करने के लिए लिया है, यानी पहली का दूसरी के साथ गणितीय संक्रिया करने के लिए अगर आपने प्लस लिया है तो प्लस को ही आपको तीसरी संख्या के साथ गणितीय संक्रिया करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, या मतलब ये कीजिए या फिर ये कीजिए, इसका मतलब ये हुआ, या दूसरे हुए तीसरे। तो आप समझ सकते हैं कि पहली, दूसरी और इस तीसरी संख्या में दूसरी संख्या कौन होगी, ये वाली होगी दूसरी, या दूसरी या तीसरे। ठीक है, दूसरे हुए तीसरे संख्या के साथ गणितीय संक्रिया करके, तो कौन सा गणितीय संक्रिया, जो आपने पहले किया था। ठीक है, गणितीय संक्रिया करके पुनः पहले संख्या के साथ भी वही संक्रिया की जाती है, तो गणितीय संक्रिया का फलस्वरूप प्राप्त मान समान आता है। क्या था दोस्तों, प्राप्त मान समान आता है। संख्या समूह का यह गुणधर्म उस संख्या का सहचर गुणधर्म कहलाता है। इस परिभाषा को दोस्तों हम इसी परिभाषा के आधार पर आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखते रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान के चलते हैं, मान लिया कि, ठीक है, मान लेते हैं तीन संख्या, मान लिया कि
सहचर गुणधर्म होगा। क्या बताए दोस्तों? सहचर गुणधर्म होगा। तो देखिएगा इस संख्या समूह का सहचर गुणधर्म क्या होगा। ठीक है, तो परिभाषा के माध्यम से ही जब किसी संख्या समूह, तो हमने संख्या समूह ले लिया है, कोई भी संख्या समूह ने ले लिया है, और उस संख्या समूह की तीन संख्या कौन कौन सी है? ए, बी तथा सी है। और इन तीनों संख्याओं में से दोस्तों मैंने ए को माना है पहली संख्या, बी को माना है दूसरी संख्या, और सी को माना है हमने तीसरी संख्या। तो परिभाषा में कहा है आपका कि इन तीनों संख्याओं मतलब ए, बी और सी, इन तीनों संख्याओं में से पहली का दूसरी के साथ, ठीक है, पहली का दूसरी के साथ। तो पहली कौन है दोस्तों? पहली आपका ए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग, यहाँ पहली संख्या पहली का दूसरी के साथ, तो पहली संख्या, और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग कोष्ठ में लिख देंगे वही वाला चीज़वा जो यहाँ पर हमने लिखा है, प्लस माइनस गुणा या फिर भाग, प्लस माइनस गुणा या भाग। अब फिर लिख देंगे दूसरी संख्या, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? एगो में कर लेंगे, पहली का दूसरी के साथ, ठीक है। और फिर क्या बोला है? गणितीय संक्रिया करके, मतलब इन चारों में से कोई भी, मतलब आप जोड़ के भी कर सकते हैं, घटाव के लिए भी कर सकते हैं, गुणा के लिए भी कर सकते हैं, भाग के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना गणितीय संक्रिया करने के बाद फिर क्या बोला है? फिर तीसरी संख्या के साथ वही गणितीय संक्रिया की जाती है जो आपने लिया है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐसे ले लेंगे, प्लस माइनस गुणा या भाग, ठीक है। आई हो जाएगा तीसरी संख्या, ठीक है। फिर बोला है या दूसरे हुए तीसरे, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? बराबर का चिन्ह लगा देंगे, या दूसरे हुए तीसरे संख्या के साथ गणितीय संक्रिया करके, तो दूसरे हुए तीसरे क्या करेंगे हम लोग? लिख देंगे साइड में, या भाग दूसरे हुए तीसरे, यहाँ लिख देंगे हम लोग तीसरे संख्या, ठीक है। अलॉक कर देंगे। अब फिर आपका क्या चाहिए? गणितीय संक्रिया ना, तो गणितीय संक्रिया लिख देंगे प्लस माइनस गुणा या भाग दूसरे में तीसरे संख्या के साथ गणितीय संक्रिया करके पुनः पहले संख्या के साथ। तो पहले संख्या कौन हो जाएगा आपका? यहाँ पर दूसरे संख्या को हमने इतना गणितीय संक्रिया किया तीसरे संख्या के साथ, अब फिर इसी गणितीय संक्रिया को हम लोग करेंगे पहले संख्या के साथ, ठीक है। आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि पहली संख्या को आपने क्या माना है? पहली संख्या को आपने ए माना है, तो हम यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे ए, ठीक है। क्या लिख देंगे? ए। और आपका जो यहाँ पर मान है उसको हम ऐसे रखने देंगे, प्लस माइनस गुणा या भाग, जो भी आप लेना चाहते हैं। अब फिर हम दोस्तों यहाँ पर क्या कर देंगे? बी लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या चाहिए आपका? प्लस माइनस गुणा या भाग, ठीक है। और आपका है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कौन है आपका? सी है ना, तो यहाँ पर सी ले लेते हैं। अब बराबर में हो जाएगा आपका दूसरे संख्या तीसरे संख्या, तो पहले संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए ना, तो पहले संख्या है तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ए। और गणितीय संक्रिया होगा प्लस माइनस गुणा या भाग, ठीक है। इसको हम लोग इन्वर्टेड को हम लोग कर देंगे, तो दूसरे संख्या कौन आएगा दोस्तों? दूसरे संख्या आएगा आपका बी। गणितीय संक्रिया का कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस गुणा या भाग। अब प्लस तीसरे क्या हो जाएगा यहाँ पर? तीसरा संख्या। तो यही क्या होता है? यही आपका निरूपण होता है सहचर गुणधर्म के लेकर, यानी पहली संख्या को दूसरे संख्या के साथ क्या करते हैं? गणितीय संक्रिया करते हैं, और फिर इसी गणितीय संक्रिया को तीसरे संख्या के साथ करते हैं, या दूसरे को तीसरे के साथ क्या करते हैं? गणितीय संक्रिया करते हैं, और फिर हम पहले के साथ वही गणितीय संक्रिया करते हैं। अगर इन दोनों का मान बराबर आ जाता है तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये वाला मान और ये वाला मान, इन दोनों का मान आपस में बराबर है। तो मान आपस में बराबर है, तो इस गुणधर्म को ही दोस्तों हम लोग सहचर गुणधर्म के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं, जिसको वास्तविक तौर पर इस रूप से क्या किया जाता है? बताया जाता है। नीचे अगर लिखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। अगर हम बात करें पर्सनल रूप से तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मान चलते हैं कि आपकी पहली संख्या जो दोस्तों वो इस प्रकार से है, यानी ए
ठीक है, पहली संख्या ए है। और आप कोई भी गणितीय संक्रिया लेना चाहते हैं, या तो जोड़ घटाओ गुणा भाग कोई भी, तो मान चलो दोस्तों हम यहाँ पर ले लेते हैं जोड़ का, तो जोड़ यहाँ पर हम रख देते हैं, ठीक है। अब फिर क्या चाहिए, बी है ना, यहाँ पर इसको लॉक कर देते हैं। फिर गणितीय संक्रिया क्या है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, तो क्या बोला है, उसी संक्रिया पहली का दूसरी संख्या के साथ गणितीय संक्रिया करके फिर तीसरी संख्या के साथ वही गणितीय संक्रिया, यानी जो संक्रिया आपने यहाँ पर लिया है उसी संक्रिया को लिखना है। तो हम यहाँ पर कौन सी संक्रिया लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस वाला, ठीक है। 80 है तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे, और बराबर है ना यहाँ पर, तो बराबर हम लिख देंगे। फिर आपका क्या है, ए है, तो यहाँ पर हम लोग ए लिख देंगे। कौन सी गणितीय संक्रिया लेंगे, वही वाला जो आपने पहले लिया था, तो प्लस ले लेंगे यहाँ पर प्लस। अब फिर क्या बोला है, दूसरे में तीसरे के साथ गणितीय संक्रिया करके, तो कर दीजिए दूसरे के और तीसरे के साथ। तो दूसरा जो है बी है, गणितीय संक्रिया आपका प्लस है, और तीसरा संख्या आपका सी है। तो आपका जो सहचर नियम का जो निरूपण होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी के, यानी पहली और दूसरी संख्या का योगफल उसके तीसरी संख्या के योगफल के मान के बराबर, या दूसरी और तीसरी संख्या का योगफल पहली संख्या योगफल के मान के बराबर आता है। तो इसे ही दोस्तों हम लोग योग के सहचर गुणधर्म के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगर यहीं पर अगर आपका गुणा का चिन्ह रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणा का सहचर गुणधर्म। अगर रहता है यहाँ पर घटाव का तो उसको बोलते हैं हम लोग व्यकलन का सहचर गुणधर्म। अगर भाग रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं भाग का सहचर गुणधर्म। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि सहचर गुणधर्म वास्तव में होती क्या है। अब मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि अलग अलग संख्याओं के लिए जो सहचर गुणधर्म होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, और सहचर गुणधर्म उनके अलग अलग गणितीय संक्रिया के लिए लागू होती है कि नहीं होती है। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं। इस चीज़ को हम आप लोग को मिटा देते हैं। आप लोग इस परिभाषा को याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसे समझ लीजिएगा, और आप इस अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप बिल्कुल भी दोस्तों सहचर गुणधर्म को नहीं भूल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों विभिन्न संख्याओं के गणितीय संक्रिया के लिए हम लोग सहचर गुणधर्म को समझेंगे कि सहचर गुणधर्म इनके लागू होते हैं कि या फिर नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ पूर्ण संख्या का, ठीक है। तो पूर्ण संख्या संबंधित कुछ हम लोग सहचर गुणधर्म को जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो आपका सहचर गुणधर्म मिलेगा वो सबसे पहले आपके पूर्ण संख्या के योग के लिए मिल सकता है, व्यकलन के लिए मिल सकता है, गुणा के लिए मिल सकता है, फिर भाग के लिए मिल सकता है। क्योंकि जो सहचर गुणधर्म है आपका वो 6 क्लास से पूर्ण संख्या के लिए क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। अगर जो बच्चे 6 क्लास के होंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ पूर्ण संख्या के लेकर सहचर गुणधर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूर्ण संख्या के लिए सहचर गुणधर्म, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कौन सा, पहले नंबर में पूर्ण संख्या के योग का, योग यानी जोड़, योग यानी क्या दोस्तों, जोड़, योग का सहचर गुणधर्म, सहचर गुणधर्म। तो इसका जो निरूपण होगा सहचर गुणधर्म का कैसा होगा, आप लोग बताइए कैसा होगा, योग के लिए कैसा होगा। तो मान के चलते हैं कि आपके पूर्ण संख्या समूह, मैंने लिखा था ना संख्या समूह, तो मान के चलते दोस्तों कि आपके पूर्ण संख्या समूह की जो पहली संख्या है वो है आपका a, ठीक है। निकालना किसके लिए है, योग के लेकर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं योग के लेकर प्लस, ठीक है। फिर जो दूसरी आपकी संख्या है वो है b, तो पहली का दूसरी संख्या के साथ गणितीय संक्रिया यानी योग करके, तो इन दोनों को हम लॉक कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग योग यहाँ पर डाल देंगे, और इसको हम लोग किसके साथ करेंगे, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कौन है, पूर्ण संख्या, वो है आपका c, ठीक है। और बराबर होगा किसके, आपके दूसरी और तीसरी, यानी पहले हम यहाँ पर लिख देंगे दूसरी और तीसरी। तो दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, तो दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे क्योंकि योग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका योग। आज जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसको पहली संख्या के साथ क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, मतलब वही गणितीय संक्रिया करेंगे। तो जो पहली संख्या है दोस्तों वो है आपका a, और a में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि आपके सहचर गुणधर्म योग के लिए आपका कैसा निरूपण आया है। इसी निरूपण के आधार पर हम लोग पूर्ण संख्या के योग का सहचर गुणधर्म को समझते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों आपके पहला जो संख्या है पूर्ण संख्या वो कौन है, वो है आपका 5, ठीक है।
और फिर मान लेते हैं आपका दूसरा जो पूर्ण संख्या है वो कौन है आपका, वो मान लेते हैं हम है 7 और प्लस, इसको हम कोष्ठ में बंद कर देते हैं और प्लस, और जो तीसरा जो संख्या है आपका उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 13। अब आप क्या कीजिए दोस्तों, इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो मान आएगा आपका 12, ठीक है। अब प्लस कितना है 13 ना, तो 12 में 13 जोड़िएगा तो मान कैसा मिलेगा, 12 में 13 जोड़िएगा तो जो मान है आपका वो मिलेगा आपका 25। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे कि पहली संख्या को छोड़ के दूसरी और तीसरी इन दोनों पूर्ण संख्या को एक साथ रखेंगे। तो दूसरी और तीसरी कौन है आपका, तो पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे दूसरी संख्या कौन है आपका, दूसरी आपका है 7 और तीसरी आपका है 13। तो 7 प्लस 13, अब पहली कौन है 5 ना, तो पहले दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे और फिर इनका जो योगफल होगा उसको पहली संख्या के साथ जोड़ेंगे। तो पहले जोड़ लीजिए दूसरी और तीसरी संख्या को एक साथ, तो मान क्या मिला 13 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 20। आज जब जोड़ेंगे तो मान कैसा मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा आपका 25। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल उनकी तीसरी संख्या के जोड़ने के बाद क्या मिला है 25 मिला है। फिर उसके दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ने के बाद पहली संख्या को जोड़ने के बाद उसका जो योगफल मिला है वो भी कितना मिला है 25 मिला है। यानी कि ये जो दोनों संख्याओं का जो योगफल है एक दूसरे से बराबर यानी समान है। और इस गुणधर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सहचर गुणधर्म बोलते हैं। और ये जो सहचर गुणधर्म है वो किस गणितीय संक्रिया के लेकर है, वो योग के लेकर है, किस संख्या समूह को लेकर है, वो आपके पूर्ण संख्या समूह को लेकर है। इसलिए दोस्तों इसको हम बोलेंगे कि पूर्ण संख्या के योग को लेकर यह अपने सहचर गुणधर्म क्या करता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है। अब हम लोग दोस्तों पूर्ण संख्या के व्याकरण का सहचर गुणधर्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि योग को मिटा देते हैं व्याकरण, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ की जगह पर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर आपकी गणितीय संक्रिया प्लस प्लस है वहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। क्यों, क्योंकि गणितीय संक्रिया आपका बदल गया, इसीलिए चारों गणितीय संक्रिया एक साथ लिख दिए थे, आप जिसका भी निकालना चाहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, गणितीय संक्रिया चेंज कर दिया है, ठीक है। और उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, अपना गणितीय संक्रिया चेंज कर देंगे। या पहली पूर्ण संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या के बीच में कौन सी गणितीय संक्रिया आएगी, आपका माइनस, और फिर तीसरी पूर्ण संख्या में भी माइनस, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। 5 में से 7 को घटाएगा तो मान कितना मिलेगा दोस्तों, आपका मान मिलेगा -2। यहाँ माइनस है, ये लिख देंगे माइनस, और यहाँ पर है 13 तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना 13। अब देखिए दोस्तों ये -2 है और ये -13 है, तो -13 में -2 को जोड़ेंगे तो मान क्या मिलेगा, मान आपका मिलेगा -15। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माइनस माइनस प्लस, यानी आपका मान मिल जाएगा 15, ठीक। किस गणितीय संक्रिया लेकर, आपके घटाव को लेकर। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका पहला दूसरा है ना, अब पहला दूसरा में से पहला को हटा देंगे, दूसरा और तीसरा को एक साथ रखेंगे, अब पहला आपका अलग हो जाएगा। इसमें पहला दूसरा एक साथ था, तीसरा अलग था, और इसमें दूसरा तीसरा एक साथ है, पहला अलग है। तो दूसरा कौन है आपका 7, तीसरा कौन है आपका 13, तो दोनों को एक साथ रखेंगे और पहला को अलग कर देंगे। और इनकी गणितीय संक्रिया किसके लिए दोस्तों, वो है आपके व्याकरण के लेकर। तो यहाँ पर हम व्याकरण का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पर व्याकरण का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो मान कैसा मिलेगा, 5 है तो यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। पहले इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 7 में से 13 गया तो कितना बचेगा, अगर हम 7 में से 13 को घटा देंगे तो दोस्तों जो मान मिलेगा आपका 6, ठीक है, मान मिलेगा 6। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है आपका, माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पर उतार देंगे 6, ठीक है। तो आपका जो मान हो गया वो हो गया 11, क्या हो गया आपका 11। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इतना का जो मान है
इतना के मान के बराबर नहीं है। और जबकि आपका सहचर गुणधर्म बोला है कि इतना का जो मान है इतना के मान के बराबर होना चाहिए, और जबकि यहाँ पर इतना का जो मान है इतना के मान के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ये समझ सकते हैं कि आपका जो सहचर गुणधर्म है वो पूर्ण संख्या के व्यवकलन को लेकर बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और जब ये दोस्तों सत्य नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे कॉट का चिन्ह। कॉट इसलिए क्योंकि आपके सहचर गुणधर्म के लिए इसका जो मान है इसके मान के लिए बिल्कुल भी बराबर नहीं होता है। अब हम लोग दोस्तों अगला जो गुणधर्म है वो है आपका गुणा को लेकर। तो हम लोग गुणा को लेकर समझने का हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप लोग पूर्ण संख्या के गुणा का सहचर गुणधर्म, यानी दो तो हम लोगों ने क्या किया है, सीख लिया है, पहला दूसरा। अब हम लोग जानने वाले हैं गणितीय संक्रिया तीसरा गुणा को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि गणितीय संक्रिया पहले क्या था, घटाव था, अब हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, गुणा का डालेंगे। इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, गुणा डाल देंगे, इसमें भी गुणा डाल देंगे, और इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग गुणा डाल देंगे। और अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या के सहचर गुणधर्म किसके लेकर, गुणा के गणितीय संक्रिया को लेकर। तो यहाँ पर आपका जो पहला जो संख्या ए है, तो मान के चलते हैं दोस्तों कि पहला हमारा जो संख्या है यहाँ पर वो आपका -8 है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गुणा, क्योंकि गणितीय संक्रिया क्या है, गुणा का, तो गुणा की चीज हम लोग डाल देते हैं। अब बी के जगह पर दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं आपका 5, इसको हम लोग दोस्तों ऐसे लॉक कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर गुणा का हम लोग चिन्ह लिख देते हैं, और तीसरी संख्या हम लोग दोस्तों मान लेते हैं कितना, तीसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 3, ठीक है। और बराबर में आप लोग देखिएगा, प्रयास कीजिए, पहले सबसे पहले आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 8 को 5 से, यानी पहले पहली का दूसरी के साथ क्या करना है, आपको संक्रिया करना है। तो 8 को 5 से गुणा कीजिएगा तो मान आपका मिलेगा -40, 8 5 40, आ गुणा का चाहिए तो गुणा लगा देंगे, आ 3 है, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग हल करेंगे। तो हल करने के बाद जो आपका मान है वो क्या मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं 4 12 यानी -120 मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहली और जो दूसरी संख्या वो एक साथ है, लेकिन अगला जो हम प्रक्रिया करेंगे उसमें आपका दूसरी और तीसरी संख्या एक साथ होगा, लेकिन पहली संख्या एक साथ नहीं हो गया। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले हम अलग कर देते हैं, यानी -8 को हमने अलग कर दिया। दूसरे कलर से दोस्तों समझाते हैं, -8 को हमने क्या किया, अलग कर दिया। गुणा इन दो संख्याओं क्या करते हैं हम लोग, एगो में लिखने का प्रयास करते हैं। तो 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए, गुणा कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर इसको गुणा कीजिए, -8 का नहीं, सबसे पहले इन दोनों का करना है। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, 5 3 कितना होगा दोस्तों 15। और अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर 15 को 8 से, क्यों, क्योंकि परिभाषा में आपको लोग देखे थे कि दूसरी का तीसरी के साथ करके फिर पहली के साथ करना है। तो दूसरी का हमने तीसरी के साथ किया तो कितना आया 15, और फिर 15 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहली के साथ गणितीय संक्रिया करेंगे। तो गणितीय संक्रिया क्या है, आपका गुणा है, तो करिए। तो 15 8 20 से, तो यहाँ पर हो जाएगा -120। और इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इतना का जो मान है इतना के मान के बराबर है। और इस प्रकार से दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के लेकर आपका सहचर गुणधर्म जो है वो गुणा के लिए क्या करता है, अपनी सहचरिता व्यक्त करता है, यानी सत्यापित करता है। और इसलिए दोस्तों आपका ये जो सहचर गुणधर्म का जो निरूपण है ये बिल्कुल सत्य है, आपके पूर्ण संख्या के गुणा के सहचर गुणधर्म को लेकर, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों चौथा जानने का प्रयास करते हैं, पूर्ण संख्या के भाग का सहचर गुणधर्म, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जल्दी से उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझने वाले हैं पूर्ण संख्या के भाग का सहचर गुणधर्म, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सहचर गुणधर्म का जो निरूपण होता है वो आपका इस प्रकार से होता है। और इसका जो निरूपण है दोस्तों मैंने किसके लिए किया है, हमने भाग के लिए किया है। और यहाँ पर जो आपके संख्या समूह की जो 3 संख्याएं A B C, यानी पहली दूसरी और तीसरी जो संख्या आप देख रहे हैं वो हम किस समूह की संख्या लेने वाले हैं, वो हम दोस्तों समूह की संख्या लेने वाले हैं आपके पूर्ण संख्या के। तो आइए हम लोग A B और C इन तीनों संख्याओं में पहली दूसरी और तीसरी संख्या को क्या करते हैं, हम लोग लेने का प्रयास करते हैं, जो आपके पूर्ण संख्या परिवार की क्या होती है, सदस्य होती है। और उन तीनों संख्याओं के माध्यम से दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि पूर्ण संख्या जो है आपका वो
वो भाग के सहचर गुणधर्म को प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम मान के चलते हैं कि जो पहली पूर्ण संख्या है आपका वो है आपका 12। कितना है दोस्तों? 12। और भाग है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, भाग का चिन्ह प्रयुक्त कर देते हैं। ध्यान रहे कि आपकी जो संख्या आनी चाहिए वो केवल पूर्ण संख्या की आनी चाहिए। उसको मैंने आपको पहले भी बताने का बहुत अच्छी तरीके से प्रयास किया है। अब दोस्तों हम लोग दूसरी संख्या ले लेते हैं b, यानी b के स्थान पर हम लोग लेने का प्रयास करते हैं कितना? 5। ठीक है, 5। और अगला क्या है, इसको हम लोग दोस्तों इसको आप लोग एक ही कोष्टक में बंद कर दीजिएगा, 12 भागे 5, ऐसे 12 भागे हो जाएगा 5। ठीक है, और अगला है आपका भाग का चिन्ह, तो इसको हम लोग लिख देंगे भाग में। और अगला जो दोस्तों चिन्ह है वो हम ले लेते हैं आपको 15। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। यानी पहली संख्या हमने 12 माना, दूसरी संख्या हमने 5 माना और तीसरी संख्या हमने क्या किया? 15 माना। अब इसको हम लोग दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं इसका मान कैसा कुछ आता है। ठीक है, 12 भागे 5 को दोस्तों लिख सकते हैं हम लोग 12/5। और यहाँ पर आप भाग देख रहे हैं तो भाग है तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाग, और यहाँ पर है 15 तो यहाँ पर हम 15 को लिख देंगे। तो 12/5 भाग को दोस्तों जब हम गुणा लिखेंगे तो नीचे का जो 1 वो चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1/15। अब मान मिल जाएगा कुछ आपका इस प्रकार से। यानी अगर आप इसको कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो इसका मान आप लिख दीजिए। तो मान दोस्तों कितना आएगा आपका? 12 एकम 12 और 15/5 कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, 15/5 कितना हो जाएगा आपका? 75। तो इसका जो मान मिला वो मिला आपका 12/75। तो हमने किस संक्रिया से चला? सहचर गुणधर्म की किस तरफ से? हम चले LHS की तरफ से। अब जरा हम RHS की तरफ से चलने का प्रयास करते हैं कि इसका जो मान है वो 12/75 के बराबर आता है कि नहीं आता है। सब चीज़ दोस्तों वही रहेगा, बस यहाँ पर जो आपकी पहली संख्या दूसरी संख्या के एक साथ में थी, यहाँ पर आपकी पहली संख्या दूसरी संख्या के एक साथ ना होकर दूसरी संख्या तीसरी संख्या के साथ हो जाएगी। तो आइए हम लोग जो पहला दूसरा तीसरा संख्या माने हैं उन संख्याओं के आधार पर हम लोग रखने का प्रयास करते हैं और इसको हल कर देखते हैं कि इसका जो मान है 12/75 के बराबर प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों लिख लेते हैं। इसका दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। तो जब आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन कैसा मिलेगा? 12 भागे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12, भागा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे भागे। 5/15 तो लिख सकते हैं दोस्तों 5/15 को 5/15। ठीक है, और फिर अब जब इसका आगे हल करेंगे तो मान कैसा मिलेगा? 12 भागा है तो गुणा में चेंज हो जाएगा, नीचे 15 है तो वो चला जाएगा ऊपर, और नीचे में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दोस्तों कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो डायरेक्ट गुणा करेंगे तो इसका जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका? देखिएगा 180। अब बाटा में कितना आ गया? 5। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब हमने 12 को 15 से गुणा किया तो मान कितना मिला आपका? 180। अब बाटा में कितना मिला? 5। जबकि इसका जो मान है वो कितना मिल रहा है आपका? वो मिल रहा है 12/75। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आपकी इतना की जो सहचर गुणधर्म की जो आपका गुण है वो बिल्कुल भी पूर्ण संख्या के भाग के सहचर गुणधर्म के लिए ये बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इतना का जो मान है वो आपके इतना का मान के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू, अर्थात आपके पूर्ण संख्या के भाग के सहचर गुणधर्म को बिल्कुल भी आपकी सहचरिता प्रदर्शित नहीं करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो पूर्ण संख्या का जो भाग का सहचर गुणधर्म हुआ वो आपका खत्म हुआ। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? पूर्णांक संख्या के संबंधित कुछ सहचर गुणधर्मों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या से संबंधित भिन्न गणितीय संक्रिया को लेकर सहचर गुणधर्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला आपका पूर्णांक संख्या का जो सहचर गुणधर्म है वो किसके लिए है? वो आपके योग संक्रिया के लिए है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो आपका योग संक्रिया का जो सहचर गुणधर्म की जो ये निरूपण है वो सत्य है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? हम लोग दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर क्या करेंगे? चेक करेंगे, और इसे दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि यह पूर्णांक संख्या के योग के सहचर गुणधर्म के लिए मान सत्य है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पिछले भांति
आपने ये सीखा दोस्तों कि हमने ए और बी को पहली और दूसरी संख्या माना था, सी को हमने तीसरी माना था। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि पहले और दूसरी को एक साथ संक्रिया करते हैं और जो मान आएगा फिर तीसरी के साथ करते हैं, या फिर दूसरी और तीसरी को एक साथ गणितीय संक्रिया करते हैं, जो मान आएगा फिर उसको पहली के साथ क्या करते हैं, गणितीय संक्रिया करते हैं। अगर इन दोनों का मान एक दूसरे से बराबर मिलता है तो बोलेंगे कि अपने सहचर्यता को प्रदर्शित करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो बोलेंगे कि अपने बिल्कुल भी सहचर्य गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो पूर्णांक संख्या होती है आपकी, वो पूर्ण संख्या में सम्मिलित ऋण संख्याओं के परिवार का एक समूह होती है। और दोस्तों इन पूर्णांक संख्याओं में से हम कोई 3 संख्या ऐसा उठाएंगे जो आपके पूर्णांक संख्या परिवार समूह का ही क्या होता है, आपका सदस्य होता है। तो आइए हम इन पूर्णांक संख्या समूह में से किसी 3 संख्याओं को क्या करते हैं, उठाते हैं और मानते हैं कि पहली और दूसरी और तीसरी संख्या इन तीनों में से कौन है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं आपका जो पहला है वो क्या है। तो पहला संख्या दोस्तों हम लोग मान लेते हैं -15। कितना मान लेते हैं, -15। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर 8, और यहाँ पर हम पहला दूसरा को एक साथ रखना है ना, तो पहला दूसरा को एक साथ रखना है तो इसको हम लोग बड़ा कोष्ठले बंद कर देते हैं। अब प्लस है तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, 80 है ना, तो तीसरा संख्या दोस्तों हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर -16। ठीक है, -15 + 8 प्लस -16। इसको करने क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला को और दूसरा को एक साथ करना है। ठीक है, तो -15 + 8, इसको तोड़ दीजिए, -15 + 8, फिर क्या है, ये प्लस है ना, और यहाँ पर हो जाएगा -16। निकालेंगे मान, -15 + 8, तो प्लस माइनस क्या होता है, -15 बड़ा है, 15 बड़ा है। ठीक है, भले संख्या की दृष्टि से 8 बड़ा है, -15 छोटा है, लेकिन अभी संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 15 क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 + 8, तो कितना हो जाएगा, 15 और 8 को जब हम लोग 15 में से 8 को घटाएंगे तो मान आएगा -7। -7। ठीक है, अब प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा आपका, प्लस माइनस क्या होगा आपका, माइनस। ये 16 है तो यहाँ पर लिखेंगे 16। तो अब दोस्तों मान कैसा मिलेगा, मान आपका मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, आज 16 और 7 कितना हो जाएगा, तो 16 4 20 और 3 23, -23। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग दूसरे और तीसरे को एक साथ रखते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये तीनों के तीनों क्या है, आपके पूर्णांक संख्या है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ऋण संख्या भी ली है ताकि आप लोग समझ सकें कि ये क्या है, अपने पूर्णांक संख्या गुण को प्रकट करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा कौन है, दूसरा 8 है ना, तो 8 को रखेंगे। ठीक है, आप प्लस हो जाएगा आपका कितना, -16। ठीक है, आप प्लस यहाँ पर कर देंगे हम लोग, पहला को अलग करेंगे, तो पहला क्या चाहिए आपका 15 ना, तो हो जाएगा -15। हल करेंगे, इसको हल करने के बाद जो मान होगा उसको देखने का प्रयास करेंगे। पहले और दूसरे, सॉरी ये पहला नहीं है, दूसरा तीसरा है ना, दूसरा तीसरा, तो दूसरे और तीसरे को पहले एक साथ क्या करेंगे, हम गणितीय संक्रिया करेंगे। तो 8 प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 16, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर लिखेंगे -15। ठीक है, 8 में से 16 जाएगा तो मान मिलेगा -8। ठीक है, क्योंकि आपका जो 16 है वो क्या है, 8 से बड़ा है, इसलिए इसका चिन्ह क्या होंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 15। तो मान कैसे होगा, -15 -15 और 8 कितना होता है, 15 5 20 और 3 23, माइनस कितना आ गया 23। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि आपके पूर्णांक संख्या के योग के लिए सहचर गुणधर्म क्या करता है, निरूपित करता है, और इसलिए जो ये आपका निरूपण है सहचर गुणधर्म के लिए, ये बिल्कुल आपका क्या है, सत्य है, यानी कि बिल्कुल भी अमान्य नहीं है। अब दोस्तों हाल ही से हम लोग क्या करते हैं, योग के बाद व्याकरण को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जानने का प्रयास करते हैं पूर्णांक संख्या के व्याकरण के सहचर गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को सहचर गुणधर्म का निरूपण इन 3 ABC संख्याओं को मानकर हमने क्या किया है, बस दोस्तों हम लोग यहाँ पर गणितीय संक्रिया के चिन्ह को प्रयुक्त कर देंगे। तो जो गणितीय संक्रिया के जो चिन्ह प्रयुक्त होने वाले हैं वो किसके लिए प्रयुक्त होने वाले दोस्तों, वो प्रयुक्त होने वाले हैं आपके व्याकरण के लेकर। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर व्याकरण का ही क्या करेंगे, चिन्ह प्रयुक्त करेंगे, अर्थात ये जो भागा है इसको हटा देंगे और यहाँ पर व्याकरण यानी घटाव को लेकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह
प्रयुक्त कर देंगे। किसके लिए दोस्तों? पूर्णांक संख्या के लिए। मैंने दोस्तों यहाँ पर 3 संख्याएं माना है। ए नंबर यानी पहली जो संख्या ए जो है उसको माना है दोस्तों मैंने -5 पूर्णांक संख्या, बी जो दूसरी पूर्णांक संख्या है उसको माना है मैंने 13, और सी जो तीसरी पूर्णांक संख्या है उसको मैंने माना है -2। और हमें लाना क्या है? हमें लाना है सचर गुणधर्म। किसके लिए? व्यकलन को लेकर। इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर व्यकलन के लिए माइनस के चिन्ह लगा देते हैं व्यकलन के सहचर गुणधर्म के अनुसार। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके लिए देखेंगे कि इसका मान कितना हमें प्राप्त होता है। तो आइए जरा हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करके देखने का प्रयास करते हैं। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि -5 -13, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 -13, अब माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर उतार देंगे -2। तो माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। तो -13 5 कितना हो जाएगा? 18, और ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो माइनस माइनस प्लस और हो गया 2। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। बड़ा है 18, तो इसे अच्छी हम यहाँ पर लिख देंगे, और 18 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 16। ठीक है, यानी इतना का जो मान आया आपके पूर्णांक संख्या के लिए वो कितना आया? -16 आया। अब दोस्तों हम लोग इतना के लेकर, यानी पहला का दूसरी को हम एक साथ लिए थे और तीसरा क्या था? अलग था। यहाँ पर दूसरा और तीसरा पूर्णांक संख्या एक साथ है और पहली पूर्णांक संख्या अलग है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि इसको लेने के बाद आपका मान जो है वो -16 आता है कि नहीं आता है। तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पर लिख देते हैं -5। ठीक है ना, -5 देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -5, और घटाव का चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद बी का मान कितना दिया है? 13। तो 13 आपका किस रूप में है? आपके प्लस रूप में है। ठीक है, और सी का मान कितना दिया है? सी का मान दिया है -2। तो हम यहाँ पर लगा देंगे -2, और इसको हम लोग ब्रैकेट से बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए जो था बी के साथ था, लेकिन यहाँ पर जो ए वो बी के साथ नहीं है, इसलिए इस ए को भी हम बी के साथ क्या करेंगे? नहीं रखेंगे। अर्थात यहाँ पर दूसरी जो तीसरी संख्या है वो एक दूसरे के साथ हो जाएगी। और व्यकलन है तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर व्यकलन में यानी घटाव का चिन्ह प्रयोग कर देते हैं। अब आप लोग इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। जब हम इसका हल करेंगे तो मान कुछ इस प्रकार से मिलेगा। -5 है तो यहाँ पर लिखेंगे -5, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर देखिए 13 है तो यहाँ पर लिखेंगे 13, माइनस माइनस प्लस 2 है तो 2 लिखेंगे। तो -5 अब -13 तो कितना होता है? 15, और इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो मान कितना मिलेगा हमको? माइनस माइनस प्लस, और 15 5 कितना होता है? -20। और इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि आपके इस वाले मान के लिए आपका जो इस वाला मान है वो क्या बराबर है? बिल्कुल भी दोस्तों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना का जो मान है आपका वो इतना का मान के बिल्कुल बराबर प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात इसका मान आया है -16 और इसका मान आया है -20। इसलिए इन दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं? बराबर नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों आप ये जान सकते हैं कि आपके पूर्णांक संख्या के व्यकलन के सहचर गुणधर्म को ये बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो इतना का मान जो इतना के लिए बराबर के लिए प्रयुक्त किया गया है इसको हम लोग बराबर से क्या करेंगे? नहीं दिखाएंगे। अर्थात इसको हम बोलेंगे या a - b - c नॉट इक्वल टू a - b - c के। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका पूर्णांक संख्या का जो व्यकलन का सहचर गुणधर्म था वो आपका खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों आगे पूर्णांक संख्या के गुणा के सहचर गुणधर्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए उसे हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 3 नंबर लिख दिया है पूर्णांक संख्या के गुणा के सहचर नियम के लेकर, क्योंकि इसके पहले दोस्तों हमने पूर्णांक संख्या से संबंधित जो पहला और जो दूसरा जो आपका सहचर नियम के गणितीय संक्रिया योग और व्याकरण के लिए जो नियम था उसको मैंने दोस्तों आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग पूर्णांक संख्या से संबंधित योग और व्याकरण के सहचर नियम को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग जरा जान लेते हैं कि पूर्णांक संख्या के गुणा का सहचर नियम वास्तव में होता क्या है। ठीक है,
तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि आपके सहचर नियम का जो निरूपण होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग जिसका सहचर नियम निकालना चाहते हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, गणितीय संक्रिया का चिन्ह प्रयुक्त कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं गणितीय संक्रिया गुणा का। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग किसका चिन्ह प्रयुक्त करेंगे, हम लोग यहाँ पर चिन्ह प्रयुक्त करेंगे गुणा का। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर पूर्णांक संख्या के गुणा का सहचर नियम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो यहाँ पर ए जो है आपका पहली संख्या है, तो हम मान के चलते हैं कि ए आपका जो पहली संख्या है वो कोई पहली पूर्णांक संख्या है, और पहली जो पूर्णांक संख्या है वो हम लोग मान लेते हैं -5, ठीक। और गुना बी है ना आपका, बी को हम लोग मान लेते हैं आपको 13, ठीक है। यानी ये भी आपका पूर्णांक संख्या और ये भी आपका पूर्णांक संख्या है 13, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक, एक कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो ये आपका पहला हुआ और ये आपका बी यानी दूसरा पूर्णांक संख्या हुआ। अब बात करते हैं तीसरा पूर्णांक संख्या। तो तीसरा पूर्णांक संख्या के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेते हैं जो तीसरा पूर्णांक संख्या है वो है आपका -2, ठीक है। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। तो जब आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा, यानी -5 और गुना में हो जाएगा 13, यानी पहली का दूसरी के साथ, ठीक है। 13 और गुणा कितना हो जाएगा -2। सोल्यूशन करेंगे दोस्तों तो इसका सोल्यूशन कितना निकलेगा, 13 5 65 माइनस के साथ में 13 5 65 और गुणा हो जाएगा -2। पहली की दूसरी के साथ हमने क्या किया, एक नई संख्या प्राप्त किया, और फिर हम इसी संख्या को तीसरी के साथ क्या करेंगे, हम लोग संक्रिया करेंगे, किसका, गुणा का। और इस प्रकार से देखेंगे कि आपकी इन तीनों संख्याओं के गुणनफल का जो मान है वो कितना प्राप्त होता है। तो 65 को जब दोस्तों हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या मिलेगा, 7 दूनी 120, 5 दूनी के 10, 130। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 130 हम लोग लिख देंगे। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब दोस्तों हम लोग इसके माध्यम से क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को प्रयुक्त कर कर देखेंगे कि उनका जो मान है वो 130 के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो आइए हम जरा इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली संख्या था वो दूसरी के साथ था, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी संख्या वो तीसरी के साथ है, मतलब पहली से मन भर गया, ठीक ना। यानी यहाँ पर क्या किया, वो अपना पहली और दूसरी के साथ क्या किया था, प्रयुक्त किया था, लेकिन यहाँ पर पहली के साथ छोड़ दिया है और दूसरा जो है वो तीसरी के साथ क्या हुआ है, कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए। तो ए नंबर में कितना हो जाएगा, ए किसको माने थे आपने, -5 को ना। तो यहाँ पर -5 ले लीजिए, -5, ठीक है, -5। गुणा है तो हम लोग लिख देंगे गुणा, और यहाँ पर देखेंगे b का मान कितना दिए दोस्तों, b का मान है 13, तो इसको हम लोग लिख देंगे 13, ठीक है। 80 का मान कितना दिया है यहाँ पर, -2, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे -2। और अब आप क्या कीजिए, इसका कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -5 गुणा 13 को 2 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको 13 दूनी 26, यानी -26। अब -26 का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान क्या मिलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस है। और 26 पास कितना होता है, 26 दहा में 260 है, और आपका 130, ठीक है, 130। तो आप देख सकते हैं कि आपके पूर्णांक संख्या के गुणा के लिए आपका सहचार नियम जो है बिल्कुल सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि इतना का जो मान है वो इतना के बराबर है, इसलिए जो सहचार नियम है वो अपने इस निरूपण को पूर्णांक संख्या के लिए क्या करता है, गुणा की संक्रिया के लिए व्यक्त करता है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों ये समझ सकते हैं कि पूर्णांक संख्या के गुणा का जो सहचर गुणधर्म है वो बिल्कुल क्या है, आपका सत्य है, अर्थात इसको सत्यापित किया जा चुका है, जिसको दोस्तों मैंने आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अब दोस्तों हम लोग क्या भाग को लेकर क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या के सहचर गुणधर्म को जानने का प्रयास करते हैं। तो कुछ नहीं दोस्तों, बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा की जगह भाग को लिख देंगे। तो आइए इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके संक्रियाएं हैं वो क्या होंगे, आपके बदल जाएंगे, निरूपण वही रहेगा, संक्रियाएं बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हम भाग 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 डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानने वाले हैं सहचर गुणधर्म के भाग को लेकर, ठीक है, किस संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या के लिए। तो सोल्व कुछ दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार से होगा, यानी -5 भागे 13 है, तो आप लिख सकते हैं -5 भागे 13 को -5 अब बटा में कितना 13, -5 बटा में 13। इसको ऐसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बंद कर देंगे। भागा है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे भागा, और यहाँ पर क्या चाहिए, -2 है।
अब इसका फिर से सोल्यूशन हम लोग दोस्तों करेंगे तो क्या मान मिलेगा, -5/13 भागा है तो भागा का जो चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो भागा हो जाएगा गुणा में, अब -2 के नीचे 1 है तो 1 चला जाएगा ऊपर, अब -2 जो होगा वो आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, अगर दोस्तों कटता है तो कटा दीजिए, और नहीं कटता है तो आप इसका गुणा कर दीजिए। तो 5 2 13 तो कटेगा नहीं, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना मान आएगा, 5 और 13 दूनी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 13 दूनी हो जाएगा आपका 26, यानी 5 बटा कितना आ जाएगा 26। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित हम यही वाले मान को रखकर देखेंगे कि इसका मान 5/26 के बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर इसका मान 5/26 के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्या के भाग के लेकर ये जो साहचर्य गुणधर्म है वो अपनी साहचर्यता क्या करता है, व्यक्त करता है। तो आइए हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं कि मान कितना आता है। -5 है तो इसको -5 ही रहने देते हैं, भाग है तो भाग, और देखिए ब्रैकेट है तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 13, अब बटा में कितना -2 है ना, -2, यानी भागा का मतलब होता है बाटा, अब -2 है तो -2। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन कैसा होगा, -5, ठीक, भागा है तो भागा क्या होगा, मतलब भागे लिखिए ना, भागा 13, अब बाटा में हो जाएगा -2, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा -5, ये भागा है तो ये गुणा हो जाएगा, -2 जो है वो ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे -2 ऊपर चला जाएगा और 13 जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। और इसका मान क्या होगा दोस्तों, वो देखिए कुछ इस प्रकार से मिलता है, यानी कि अगर आप कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए, नहीं कटेगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10, तो आ गया कहता ना +10, अब बाटा में कितना है 13, ठीक है। इसका मान कितना आया, ए के जगह पर हमने लिखा -5, बी के जगह पर हमने लिखा कितना 13 और सी के जगह पर हमने रखा कितना -2। और जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो -5 भागे 13 भागे -2 करने का मतलब 13 बटा में -2, भागा को लेकर हमने यहाँ पर भागा लगाया, 13 बटा में -2 हमने छोड़ दिया यहीं पर। भाग का जब हमने चिन्ह बदला तो -2 चला गया ऊपर और 13 आ गया नीचे, और इस प्रकार से आपका जो मान निकला वो 10/13 निकला। और इस प्रकार से दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इतना का जो भाग संक्रिया है वो अपने इतने के भाग संक्रिया के बराबर बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, अर्थात इनका जो मान है वो एक दूसरे के बराबर पूर्णांक संख्या के भाग को लेकर सत्य नहीं है। जब यह पूर्णांक संख्या के भाग को लेकर अपनी साहचर्य गुणधर्म को जब प्रदर्शित करते ही नहीं है तो हम इसको पूर्णांक संख्या के भाग को लेकर हम इक्वल को ना दिखाकर क्या करेंगे दोस्तों, नॉट इक्वल प्रयुक्त करेंगे। और इससे यह पता चलता है कि किसी भी पूर्णांक संख्या के भाग के लिए आपका जो साहचर्य गुणधर्म है वो बिल्कुल भी अपनी साहचर्यता के नियम को सत्यापित नहीं करता है, अर्थात सत्य रूप से प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पूर्णांक से संबंधित जो 4 संक्रियाएं थी, आपके योग का, व्याकरण का, गुणा का और भाग का, उसको दोस्तों मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। शेष आपके बच जाते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को लेकर भी अगर साहचर्य गुणधर्म को अलग अलग एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो दोस्तों वीडियो आपका 1 घंटा के पार चली जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं ये टॉपिक जो है यहीं पर क्लोज करता हूँ, क्योंकि दोस्तों आगे आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के साहचर्य गुणधर्म को समझ सकते हैं और चाहे तो आप उसे खुद से क्या कर सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं। ऐसा मैंने दोस्तों इसलिए कहा क्योंकि जो आपका ए, बी और सी का जो मान है यहाँ पर केवल हमको क्या करना है, परिमेय संख्या रख देना है। अगर आप परिमेय संख्या रखते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे परिमेय संख्या के भाग का साहचर्य गुणधर्म। अगर भाग संक्रिया को बदलकर अगर हम गुणा लगाएंगे तो बोलेंगे परिमेय संख्या के गुणा का साहचर्य गुणधर्म। अगर हम यहाँ पर ए, बी, सी इन तीनों की जगह पर अगर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग अपरिमेय संख्या लिखेंगे और चिन्ह रहे भाग का, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या के भाग के साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के साहचर्य गुणधर्म को भिन्न भिन्न संक्रियाओं के लिए देख लीजिएगा कि कौन से नियम किसके लिए सत्य है। तो दोस्तों आपको ये अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आगे दोस्तों मैं आपको बहुत ही बेस्ट टॉपिक इस मैथ से संबंधित लेकर आऊँगा और जल्द से जल्द दोस्तों आप लोगों के 7, 8, 9 और 10th का मैथमेटिक्स भी जल्द से स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद।